हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले देखिए, हमने इससे पिछली क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसको डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट को भी हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे, जिसमें देखिए हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, वेक्टर जो कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप गिवन है। और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैसे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं एक वेक्टर का, और देखिए दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा भी देखिए ये 7 पार्ट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा भी दो इसके क्वेश्चन पार्ट और हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास देखिए जो फर्स्ट पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम इस साइड में लिखेंगे। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन पार्ट होगा, सॉल्यूशन स्पेस होगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इज रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ जो ए वेक्टर होगा, उसका जो आई कैप हो, उसका जो कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट क्या है? दिस इज 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। तो जे कैप है हमारे पास है 2, उसका कोफिशिएंट है 2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए के कैप है, के कैप का कोफिशिएंट है हमारे पास 4 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, दिस इज 1, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट 21 यूनिट। इतना समझ में आया? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप हमारे पास है 2, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, दिस इज -1। तो हम इसको लिखेंगे -1 स्क्वायर, ये -1 है, दिस इज -1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप है हमारे पास 3 स्क्वायर करेंगे। आया समझ में? तो यहाँ से देखिए दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर दिस इज 9। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? रूट 14 यूनिट हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ऐसे ही इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्केलर प्रोडक्ट। थर्ड वन हमें क्या फाइंड करना है? स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। यही होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कैसे डिफाइंड होता है? दिस इज ए डॉट बी वेक्टर। कैसे लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला एंगल के टर्म में कैसे लिखते हैं? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आपको पता होगा कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इसको प्रोडक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और डॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा है। आया समझ में? तो देखिए अब ये वाला पार्ट को तो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उससे पहले देखिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता है कि ये जो आई जे के कैप होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, यानी जो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? दिस इज 1 आएगा। अगर हमारे पास दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इट विल गिव्स अस, हमें क्या देंगे? हमें ये 0 देंगे। ठीक है, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। क्या सही लिखा है मैंने?
आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, हाँ सही लिखा है बिल्कुल, ये चीज़ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, अब देखिए यहाँ से हम ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए हम पहले ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर हमारे पास है, दिस इज आई कैप 2j कैप 4k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, आया समझ में। फिर उसके बाद हम डॉट लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज डॉट। फिर उसके बाद हम बी वेक्टर लिखेंगे। बी वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस, नहीं दिस इज माइनस j कैप, ठीक है, प्लस दिस इज 3k कैप। इतना समझ में आया जी, बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो हमें इस आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इससे जो सबसे पहले अगर हम आई कैप को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ये वाले टर्म से, इस बी वेक्टर से, तो हम क्या करेंगे, इस आई कैप को इस आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट करेंगे, बीच में डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए इसका कोफिशिएंट है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा। अगर हम आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई डॉट आई, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस आई कैप का जो कोफिशिएंट है 1, उसको फिर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो दिस इज 1 मल्टीप्लाई -1 ओके। अब आई कैप डॉट जे कैप करना है, अगर हमें आई कैप डॉट जे कैप, दिस विल गिव 0। यानी आपको ये चीज़ समझना है कि अगर हम सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इस आई कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इस आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, 1 2 जा 2 और आई डॉट आई हमारे पास क्या मिल जाएगा, चलो लिख लेते हैं, आई डॉट आई प्लस, फिर यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 एंड जे डॉट जे करेंगे, जे डॉट जे। फिर इसके बाद देखिए इस के कैप के कोफिशिएंट को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा और फिर लिखेंगे के डॉट के लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए इस आई डॉट आई को हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है, ये 1 आ जाएगा और इसकी जगह हम 2 लिखेंगे। अब देखो 2 1 जा 2, दिस इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, जे डॉट जे 1 आ जाएगा जी बिल्कुल। अब इसके बाद 4 3 जा आ जाएगा हमारे पास 12 और के डॉट के आ जाएगा 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 12 आ जाएगा, 12 यूनिट हमारे पास आएगा। आ गया समझ में। अब देखिए इसके बाद हमें वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट को। इतना जो कुछ हमने फाइंड आउट किया था उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड की थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज √21 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज √14 एंड स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम ए डॉट बी कहते हैं इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास 12 आ गया। अब इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट को हम करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है जी बिल्कुल, ये करते हैं हम। अब इसको करने के लिए देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ज़रूरत होगी भी तो हमने लिख लिया यहाँ पर, ओके। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आया समझ में कैसे लिखते हैं। मैग्नीट्यूड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। अब देखिए ये हमारे पास मैग्नीट्यूड पार्ट होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ओके, दिस इज डायरेक्शन पार्ट। ये कौन सी पार्ट होती है, ये डायरेक्शन पार्ट, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये डायरेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्मल टू द प्लेन। ये ए क्रॉस बी एक प्लेन को फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्मल टू द प्लेन हमारा रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने का एक दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट मेथड, जैसे हम यहाँ पर ए वेक्टर लिखेंगे, फिर क्रॉस लिखेंगे, फिर उसके बाद ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, फिर बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे। तो उसमें एक कंडीशन, जैसे अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई
क्रॉस आई होंगे, दिस इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, ये सभी वैल्यू हमें क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, दिस एंगल इज 0 एंगल है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो अगर साइन 0 लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो होल हमारे पास जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 0 होता है। अब देखिए, नहीं अगर ऑर्थोगोनल, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत स्टेटमेंट बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर नॉर्म 0 नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब अगर हमें आई क्रॉस जे करना है, दिस इज इक्वल टू के कैप होता है, ठीक है, और जे क्रॉस के अगर हम करेंगे दिस इज इक्वल टू आई कैप। अब अगर हम के क्रॉस आई कैप करेंगे दिस इज इक्वल टू जे कैप। देखो इसको कैसे रिमेंबर करते हैं, इसके लिए एक साइक्लिक रूल है, जे आई जे एंड के। अगर हमें आई से आई क्रॉस जे करना है, अगर हमें आई क्रॉस जे करना है तो हमारे पास थर्ड वन यूनिट वेक्टर्स आएगा, दैट इज के वेक्टर। तो हमने के वेक्टर, ये फर्स्ट अगर टर्म आपको याद है तो सेकंड टर्म ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर हम जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जे क्रॉस के करने के बाद एक सेम ऑर्डर में हमारे पास कौन सा वेक्टर आता है, आई कैप आता है, ठीक है। ये हमने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ले रखा है इसमें, ठीक है। अगर हमें देखो जे क्रॉस आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के कैप मिलेगा। सेम अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, के क्रॉस जे करेंगे तो इससे क्या होता है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, के क्रॉस जे दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप। ऐसे ही अगर हम आई क्रॉस के लिखें तो हमारे पास आएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। इतना समझ में आया जी, बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। ये तो हमारे पास बहुत लॉन्ग मेथड है, बहुत लंबा मेथड है, ठीक है। इससे शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं, दिस इज ए क्रॉस बी किस तरीके से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं इसे ए वेक्टर, जो सबसे पहले ए वेक्टर लिखा है ना हमने, तो इस ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे। मान लेते हैं उसका कोफिशिएंट है ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। के कैप का कोफिशिएंट ए जेड है और जे कैप का कोफिशिएंट ए वाई है। ऐसे बी वेक्टर के कोफिशिएंट को भी लिख लेते हैं, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। इतना समझ में आया। तो हम इस वीडियो को चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं पर गलती तो नहीं है, हाँ सही है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको हम क्वेश्चन में जानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैंने समझा दिया, पहले भी समझाया था, दोबारा भी फिर से समझा दिया ये चीज़ें। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर का जो कोफिशिएंट है, आई कैप का कोफिशिएंट है, दैट इज 1 2 एंड 4, ठीक है। अब ऐसे ही हमें इस आई कैप का कोफिशिएंट क्या है बी वेक्टर में, दिस इज 2 -1 एंड 3। आया समझ में। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका है, देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस आई कैप को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस आई कैप की जो रो है और इस कॉलम को हम यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 2 4 1 -1 3। तो हमारे पास क्या बचा, 2 4 -1 3। इसके बाद माइनस जे कैप लिखेंगे। देखिए ये जो पोजीशन है ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस माइनस जे कैप के साथ फिर हम क्या करेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 1 4 2 3। तो हमारे पास बचेगा 1 4 2 3। अब इसके बाद देखिए इस के कैप को हम क्या लिखने वाले हैं, तो के कैप ये रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास बचा 1 2 2 -1 1 2 2 -1। अब इन डिटर्मिनेंट्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आई कैप को एज इट इज लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। 2 3 जा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, यहाँ पर पहले माइनस लगाया, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज +4। अब यहाँ से माइनस जे कैप लिखेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर के कैप लिखेंगे, दिस इज के कैप इज इक्वल टू 1 1 जा -1, फिर 2 2 जा हम करेंगे यहाँ पर -4। आया समझ में? 1 1 जा -1 और 2 2 जा 4 आ जाएगा, दिस इज -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6 + 4 10, तो हम लिखेंगे इसको 10 आई कैप। फिर इसके बाद माइनस 3 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा -5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 जे कैप आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा -5 के कैप, तो हम लिखेंगे -5 के कैप। तो हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर क्या आया, दिस इज 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप हमारे पास आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैसे फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई A क्रॉस B, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, A क्रॉस B वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 आई कैप, जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 10 होल स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ से देखिए इस -5 का हम स्क्वायर करेंगे, तो -5 स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए 10 स्क्वायर यानी 100, 5 स्क्वायर 25, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, -5 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा +5 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 100 प्लस 25 25 50 150 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया किसका, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इतना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हमारे पास क्या आ गया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 150। इतना आया समझ में? अब इसके बाद देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर को समझते हैं। अब देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलता है, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड n कैप। ये जो पार्ट होता है दिस इज मैग्नीट्यूड पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज n कैप। तो ये हमारे पास क्या आया, A क्रॉस B वेक्टर। A क्रॉस B वेक्टर को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर एंड n कैप। n कैप क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है, ये सिर्फ क्या है डायरेक्शन है। तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, A क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। इतना समझ में आया जी, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 बाय 1 A क्रॉस B की वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं, जो हमने इससे पहले निकाला था। हमने क्या निकाला था, A क्रॉस B की वैल्यू 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप वैल्यू निकाली थी। क्या यही निकाली थी जी, बिल्कुल यही हमने वैल्यू निकाली थी। तो इसके बाद A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आया था, √150। क्या आया था, √150। तो ये हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ गया। आया समझ में? तो यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं। फिर देखिए एंगल को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो दो तरीके हैं। अगर हमें एंगल फाइंड करना है हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम कोसाइन ऑफ
एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, साइन ऑफ एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल किससे फाइंड करते हैं? अगर हम ए डॉट बी से करें, यानी डॉट प्रोडक्ट से, ए बी कॉस थीटा से। आया समझ में? और देखिए हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें ए क्रॉस बी का, तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इज ए बी साइन थीटा। ये हमारे पास एक दूसरा तरीका है। तो यहाँ से देखिए हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज रिटन एज a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। और यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से देखिए दोनों में हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमारे पास थीटा एंगल क्या आ जाएगा? थीटा इज कॉस इनवर्स ए डॉट बी और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से भी हम थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? दोनों एंगल सेम आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर से इसको लिखें तो यहाँ पर कॉस इनवर्स, इसको कॉस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बीच में डॉट नहीं लगेगा, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें देखिए ए डॉट बी की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू दिस इज 12 कॉस इनवर्स 12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज √21 एंड √14 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास एंगल आ गया। इसको सॉल्व करना मतलब ये बहुत इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना इस चीज़ को। और ऐसे ही यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हैं। थीटा इज रिटन एज साइन इनवर्स ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √120 हाँ बिल्कुल √150 ओके। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम लिखते हैं दिस इज 21 √40। ये हमारे पास साइन इनवर्स √150, ये हमारे पास एंगल आ गए, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये न्यूमेरिकल आपके लिए सफिशिएंट होगा इन सभी चीज़ों को जानने के लिए। देखिए 1 बाय 1 मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड की। यहाँ पर हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यानी एंगल को भी हमने दो तरीके से फाइंड किया, एक कोसाइन के टर्म में और एक साइन के टर्म में फाइंड किया, ठीक है। जो साइन वाला जो टर्म है वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है और कोसाइन वाला जो टर्म है, कोसाइन वाला एंगल है, वो डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलता है, ठीक है। ओके बाय बाय।